what was the process for Amazon, and let's say if someone wants to crack Amazon, what are the most important things जिसपे उसको focus करना चाहिए? उसमें basic topics होते हैं, जैसे अब मैं if I have to name the topics then Amazon की जो placement की drive थी, तो उसका process क्या रहा when you applied for it? So how many rounds were there? And if it's possible कि Amazon के round में अगर आपको questions याद हो, which were the questions जो आपसे पूछे गए थे, and if you can share those particular things. So hi everyone, I am Karthik Bhaiya from Coding Blocks. So today I have with me one very special guest, Aditya. So he recently got offers from Amazon and BrowserStack. So first of all, congratulations Aditya for cracking these companies, and welcome to the Coding Blocks YouTube channel. So hello everyone. Hello भैया. Okay. So Aditya, सबसे ज़्यादा interesting question जो लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते होंगे कि मतलब coding start कब करनी चाहिए, and what was the time जब आपने डिसाइड करा कि भाई अब टाइम है, I have to start coding. So there is a difference between कब करनी चाहिए and जब मैंने की, तो उसमें ऐसा था कि मैंने जो अपनी कोडिंग जर्नी मैं अपनी बताता हूँ, तो मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करी एंड फिर वहाँ उसके बाद से मतलब उससे पहले तक तो सब चल था एंड इट वाज नॉर्मल कि बस पबजी खेल लिया, क्लास मास बंक्स मार लिए एंड फिर उसके बाद सप्ली भी आ गई थी, बैकलॉग आ गई थी तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी आगे जाके। तो उसके बाद से फिर अब इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का टाइम आ रहा था, तो सबको डर लगता है अंदर से, टीयर 3 स्टूडेंट। सो उसके बाद से फ्रेंड से एडवाइस ली कि आगे क्या करना चाहिए। तो ही सजेस्टेड मी कि only focus on DSA, data structure and algorithms. So I asked why development पे क्यों नहीं, तो उसने बोला कि जो मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछती हैं, इवन आप आजकल सर्विस बेस्ड भी डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछने लग गई हैं, एंड जो डेवलपमेंट है वो जनरली स्टार्टअप्स पूछते हैं। तो इसके बाद से आई सर्च अलॉट अबाउट वेयर शुड आई लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आई हैड फ्यू ऑप्शंस, बट उसके साथ साथ मेरा एक ट्रेनिंग का भी करना मैंडेटरी था। सो I went with Coding Blocks. So I joined Coding Blocks in 2019 and I joined Algo++ batch. So यहाँ से मेरा सारा कोडिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मतलब बेसिकली उससे पहले मौज मस्ती चल रही है और फिर एंड में आके ठीक है। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, लोग जैसे कोडिंग सीख लेते हैं, बट आफ्टर दैट देयर कम्स अ पॉइंट कि भाई कोडिंग सीख चुके हैं, अब उसको कंटिन्यू कैसे रखें, right? That's the most important thing. So what did you do in order to practice once you have learned the topics? तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करी, कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन सी साइट्स पे जाके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा आपको कि ये बहुत अच्छा लगा मेरे प्रैक्टिस करने का? सो सबसे पहली बात कि मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी कोडिंग में। मतलब मैंने ज्वाइन कोडिंग ब्लॉक, उससे पहले तो कोडिंग का पता ही नहीं था कि कुछ होता भी है एंड ये करना ज़रूरी भी होता है। पता था कि डेटा स्ट्रक्चर्स करना, पर ये नहीं पता था डेटा स्ट्रक्चर्स को कोड करना है तो फिर जब यहाँ पे आए, मैं और मेरे एक फ्रेंड आए थे, सो स्टार्टिंग में तो काफ़ी सही लगा। फिर जब बैच आगे कंटिन्यू होता गया तो इट फील लाइक वी आर लैगिंग बिहाइंड, हमें समझ नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। फिर जब ऑनलाइन कोर्स मटेरियल जो कोडिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, तो जब कोर्स खत्म हो चुका था फिर वो अपने घर गए, कॉलेज फिर से स्टार्ट हो चुका था, तो फिर से शुरू किया वो करना। तो धीरे 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 हुआ, ग्रिप बनी, तो वहाँ तक कोडिंग, बेसिक कोडिंग आ चुकी थी। अब उसको बात थी मेंटेन करने की, तो उसको जो सबसे मतलब प्राइम, जो सबसे पहला स्टेप था मेरा वो था Geeks for Geeks। तो सबको मतलब Geeks for Geeks इज़ वेरी फेमस एंड तब लीड कोड ज़्यादा नहीं था, तो Geeks for Geeks पे बहुत क्वेश्चन करे एंड मतलब कॉलेज में रैंक 1 हो गई तो सबकी नज़र में आने लग गया मैं कि क्या हो रहा है, एकदम से एक ना चेंज कैसे आ गया है। तो एंड अपार्ट फ्रॉम Geeks for Geeks I'd recommend लीड कोड। तो लीड कोड में काफ़ी सही सी क्वेश्चन हैं एंड बहुत सॉर्टेड ऑर्डर में डिफाइन होते हैं एंड उसका UI बहुत अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है। एंड अपार्ट फ्रॉम जब ये हो जाए, जब ये ना लीड कोड और Geeks for Geeks वाला सेक्शन, देन आई वेंट टू कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस। तो वहाँ थोड़े से कॉन्टेस्ट दिए थे एंड कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, तो ऐसे मैंने अपने आप को रखा किसी सब में। Okay, so that's great. The next question जो मेरे माइंड में आ रहा है, that is कि what was the process for Amazon, and let's say if someone wants to crack Amazon, what are the most important things जिसपे उसको फोकस करना चाहिए? Should they focus on development?
should they focus on practicing from code forces or just lead code is fine? What do you suggest? And आपने Amazon के लिए जब प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाई थी तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, जैसे ग्राफ्स होते हैं, ट्राइज होता है ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है, तो इन टॉपिक्स में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. दे प्रेफर कि मैं एरेज के क्वेश्चन ज्यादा करूं, डायनामिक प्रोग्रामिंग वाली चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट यू डिड कि जिससे Amazon में आपको लगता है बहुत हेल्प हुई? Okay, so I applied at Amazon in different phases of my life. So जब कोडिंग मेरी पीक पे थी, we can say our second last semester, 7th semester, तो वहाँ पे मतलब I gave a lot of CodeChef and Codeforces contest, and I have also attained global ranks in CodeChef, and my rating is 4-star. Coming to the topics, we can say when I specifically talk about Amazon, then DS is enough. So we don't need competitive coding for that. Okay. So मतलब उसमें basic topics होते हैं, जैसे अब मैं if I have to name the topics, then array, strings, linked list, heaps, and trees. Trees are very important, and heaps are also related to trees, so these are important, and graphs and tries. Okay. So dynamic programming is asked, but not much. Okay. They didn't ask from me. So I think वो interviewer पे depend करता है जो हाँ exactly, वो interview पे depend करता है, but still अगर dynamic programming के क्वेश्चन वो पूछेंगे भी तो there will be classical problems, not an in-depth problem. Okay. So these problems are generally asked in the companies like Google, DirectEye, CodeNation. So these companies focus on competitive coding. Okay. So अब जैसे Amazon की जो placement की drive थी, तो उसका process क्या रहा when you applied for it? So how many rounds were there? And if it's possible कि Amazon के round में अगर आपको questions याद हो, which were the questions जो आपसे पूछे गए थे, and if you can share those particular things. Sure. So मतलब Amazon का जो process था वो पहले तो online assessment होता है, and वो two phases में डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक तो MCAT वाला फॉर्मेट जिसके अंदर हमारे पास एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, कोड डिबगिंग होता है जिसको हम ऑटोमेटा फिक्स कहते हैं, एंड एक कोडिंग सेक्शन होता है जो जिसको हम ऑटोमेटा कहते हैं, एंड एक बिहेवियरल राउंड होता है. तो जहाँ मैं फंस जाता हूँ तो उसके बाद एक दूसरा भी होता है, उसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चंस, एंड जो बाकी 2 होते हैं उन दोनों को ही डिफाइन करना होता है सब्जेक्टिव मैनर में. तो उसको ही थोड़ा एलैबोरेट करना होता है, अपनी अप्रोच को, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है, एंड उसके अंदर भी बिहेवियरल सेक्शन होता है. तो मैं कहूँगा कि Amazon बहुत ज़्यादा फोकस करती है लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे. Okay. तो अब ये था पहला राउंड. तो सबसे बड़ा एक हर्डल होता है किसी भी एक अच्छे कोडर के लिए, वो है कि पहला राउंड क्लियर करना है Amazon का. तो अगर वो क्लियर हो गया एंड यू आर गुड एट DSA, देन आगे की प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहती है. तो उसके बाद 2 इंटरव्यूज़ होते हैं जो एलिमिनेशन राउंड नहीं होते, तो वो दोनों होते ही होते हैं. तो उसके बाद जो राउंड्स होते हैं वो एलिमिनेशन होते हैं, वो उनका एवरेज पे डिफाइन करता है कि आगे तुम शॉर्ट लिस्ट होते हो या नहीं होते. तो फिर जो थर्ड राउंड होता है वो जनरली मैनेजर लेता है. तो मेरा भी वो मेरे को पता नहीं था कि वो मेरा लास्ट राउंड है, बट व्हेन आई टॉक टू HR एंड केम टू नो कि ये लास्ट है, तो फिर तभी पता लगा था. तो मेरे को लगता था कि उसके 4 राउंड्स होते हैं, बट अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टीम के लिए अप्लाई करोगे तो 4 होंगे. ओके. अदरवाइज आपके टोटल 3 हुए थे because you applied for generic कि you are open for all. Yes, it was 2021 off campus drive. Okay. So the next question which is coming to my mind is like Amazon की जो प्लेसमेंट ड्राइव थी उसके अंदर ओवरऑल कितने राउंड्स थे, कौन से राउंड्स हैं, एंड उन राउंड्स में किन पर्टिकुलर चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था? कमिंग टू द इंटरव्यू प्रोसेस, सो मतलब 2 टाइप से डिफाइन, मतलब जो उसका पहला राउंड है वो 2 तरीके का आता है. इट्स बेसिकली वन इज ऑफ MCAT फॉर्मेट एंड अनदर इज ऑन हैकर रैंक. सो जो MCAT का फॉर्मेट होता है उसमें पहले तो एप्टीट्यूड होता है, दूसरा सेक्शन उसका ऑटोमेटा फिक्स होता है जो कोड डिबगिंग सेक्शन होता है, थर्ड होता है कोडिंग जिसमें डेटा से क्वेश्चंस होते हैं, कोड करना होता है एंड उसको ऑटोमेटा बोलते हैं. एंड जो उसके बाद होता है फोर्थ, वो बिहेवियरल सेक्शन जो मेरा बहुत ख़राब जाता है. तो इसके बाद एक जो दूसरा होता है उसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, एंड 2 क्वेश्चंस तो होते हैं एक नॉर्मल जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, एंड जो बाकी 2 होते हैं उनको ही डिफाइन करना होता है सब्जेक्टिव मैनर में विद देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज एंड व्हाट्स योर अप्रोचेस. सो ये तो बेसिक 2 पैटर्न्स होते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के. तो सबसे बड़ा हर्डल होता है
एक ऑनलाइन असेसमेंट को पार करना है अमेज़न में तो वो मतलब लक पे भी काफ़ी डिपेंड करता है, बट अगर वो हो जाए एंड यू आर गुड एट DSA तो आगे की प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहती है। तो जो आगे की प्रोसेस है उसमें मतलब मेरे 3 राउंड्स हुए थे, बट जनरली 4 होते हैं अगर किसी टीम के स्पेसिफिक 2 आप। बट मेरी जैसे इवेंट था 2021 ऑफ कैंपस ड्राइव थी, तो उसमें 3 ही राउंड्स हुए थे। तो जो पहले 2 राउंड्स होते हैं वो एलिमिनेशन राउंड नहीं होते, तो वो दोनों होते ही होते हैं। एंड उन दोनों राउंड्स में ज़्यादा फोकस वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछते। एंड उसका जो क्लियर करता है वो दोनों, उसके बाद 3rd राउंड होता है जो जनरली मैनेजर लेता है एंड उसके अंदर वो तुम्हारे लीडरशिप प्रिंसिपल्स देखता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी देता है अगर उसका मन करे पूछने का। तो बाकी कोडिंग मतलब CSE के फंडामेंटल्स भी पूछ सकता है। एंड हाँ मतलब यही होता है उसका प्रोसेस। अब जैसे हमने एक चीज सुनी बिहेवियरल, तो इस बिहेवियरल के अंदर व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स, जैसे कुछ अगर एग्जांपल्स हम दे सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें जनरली आते हैं, एंड आल्सो इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन Amazon जो आपसे पूछे गए थे, इफ यू कैन शेयर दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एज वेल। ओके, सो एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसमें याद ऐसा नहीं है, बट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, मोस्ट लाइकली, मोर लाइकली, मोर लाइकली, मोस्ट लाइकली। सो उसमें से ही कुछ चूज करना होता है। तो बेसिक सिंटैक्स ऐसा रहता है क्वेश्चंस का। एंड उसमें मतलब दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें वो बस ये जानना चाहते हैं, जो Amazon के वेबसाइट पे 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है, तो आप में वो है या नहीं, इस मतलब बिहेवियरल राउंड वो पता करता है। एंड व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड Amazon में आपसे पूछे गए थे? ओके, सो लाइक आई विल गो विद द इंटरव्यू फ्लो। सो जब पहले राउंड में मेरे से पूछा था एक तो नेक्स्ट परम्यूटेशन, बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो दैट वाज सिंपल क्वेश्चन बट इट टुक लॉन्ग। सो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो एक ग्रीडी पे बेस्ड था एंड उसमें मतलब वो Amazon का ही कस्टमाइज्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे याद नहीं है बट वो ग्रीडी पे था, सो इट वाज आल्सो सिंपल वन। एंड कमिंग टू सेकंड इंटरव्यू, सो दैट वाज अ रियली टफ इंटरव्यू एंड उसमें एक वैसे जनरली 2 प्रॉब्लम्स पूछते हैं बट मेरे से एक पूछी थी। एंड जो वो प्रॉब्लम थी मतलब वो DSU पे बेस्ड थी, मतलब यूनियन सेट पे। सो उसको मतलब मेरे को करे उसको 6 महीने हो गए थे, तो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी उसको सॉल्व करने में, तो काफ़ी लंबा खिंच गया था। एंड ये पता करने के लिए कि वो इस टॉपिक की है, इसमें बहुत टाइम लगा था। तो जब पता लगा कि इस टॉपिक की है, देन आई एक्सप्लेन्ड हिम द अप्रोच एंड ही वाज गुड विद दैट, सो ही आस्क्ड मी टू कोड इट। सो अब जो यूनियन सेट का कोड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको स्पेसिफिकली याद रखना पड़ता है। तो वो याद इतने अच्छे से नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स थे, कुछ कीवर्ड्स थे याद। जैसे उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हम उसके अंदर रैंक्स निकालते हैं, वही कोई थ्योरम पे बेस्ड है एंड उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कभी 4 से ज़्यादा नहीं होती, चाहे वो 10⁻18 चला जाए। तो ये उसकी स्पेसिफिक बात थी, तो यहाँ से याद आया था मेरे को। तो ये भी इसका भी कोड हो गया था, सॉल्व कर दिया था एंड ही वाज गुड विद दैट। एंड उसके बाद उसने लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, सो कि व्हाट यू डिड इन योर पास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ऐसे क्वेश्चंस थे। तो कमिंग टू थर्ड इंटरव्यू जो अगले ही दिन हो गया था, एक दिन छोड़ के, तो उसके अंदर प्राइम फोकस था लीडरशिप प्रिंसिपल्स। तो पहले स्टार्ट हुआ कि सेम क्वेश्चंस की मतलब पास्ट वर्क की पिछली टीम में आपने क्या क्या किया, प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछा था कि ये कैसे कैसे किया और अगर प्रॉब्लम आई तो आपने कैसे इसको टैकल किया। तो और जो उसका सेकंड हाफ था इंटरव्यू का वो था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब DSA का क्वेश्चन पूछा था उसमें, वो लिंक लिस्ट पे पूछा था कि आपको 2 अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट दे रखी हैं एंड यू हैव टू मर्ज देम एंड दे शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये भी आसान था। आई गेव 2 अप्रोचेस, वन वाज ऑफ मर्ज सॉर्ट, सो एंड अनदर वाज ऑफ heap, related to heap. Okay. So like she was good with the heap one, so asked me to implement that, so I implemented that. तो मतलब जैसे जो मैंने क्वेश्चंस सुने जो आपने बताए, so how well you think कि मतलब जो कोडिंग ब्लॉक्स से आपने पढ़ाई करी थी और उससे रिलेटेड जो चीज़ें करी थी were the questions, जैसे आपने ब्राउजर स्टैक का भी दिया, Amazon का भी दिया, DSA के अंदर जो क्वेश्चंस थे were they around those particular things only, या फिर मतलब लगा नहीं यार इसके अलावा भी मुझे कुछ बाहर से पढ़ना पड़ा, चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ा? So
जितने भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे जितने भी इंटरव्यू में, वो सारे मैंने कर रखे थे. एंड I took around 2 to 3 courses. So one was Algo++, second was interview preparation, that was online course, and third was career bootcamp program, जिसमें भैया मेंटोर थे मेरे बहुत टाइम तक. तो हम 6 महीने साथ में रहे थे और काफी लंबी क्लासेस भी होती थी. हाँ, तो जो यूनियन सेट था वो मेरे को इसी कोर्स से याद था कि वो एक थ्योरम आपने बताई थी कि ऐसे इसके अंदर होता है, तो वहीं से याद आया मेरे को. और जो बाकी क्वेश्चंस थे वो भी होते हैं, मतलब वो सारे डूएबल थे. That's great. अब मेन जो स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे, बिकॉज यू वर अप्लाइंग ऑफ कैंपस, राइट? आपका ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज मतलब फैंग लेवल कंपनीज में नहीं मिली थी, तो ऑफ कैंपस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, लिंक्डइन पे जाके रेफरल्स मांगते हैं कि दिस इज माय जॉब आईडी, हाय भैया प्लीज रेफर मी टू दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. एंड जनरली और दूसरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइट्स पे जाके अमेज़न के करियर पेज पे अप्लाई कर देते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली यू डिड? एंड ऐसा भी कई बार हुआ होगा कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा है, कोई कॉल बैक नहीं आ रही है. तो उन केसेस में हाउ यू एक्चुअली मेक इट हैपन? कैसे उन चीज़ों को आपने ट्राई करा कि ये हो सके? ओके, सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ. तो जो मेरा कॉलेज है उसमें बहुत कंपनीज आती हैं, अराउंड 250 प्लस कंपनीज आती हैं. बट द थिंग इज, जैसे मैंने बताया था मेरी बैकलॉग थी, तो इस वजह से मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता था. एंड होता भी था तो फिर किस्मत खराब थी, आगे नहीं जाता था. तो कोऑर्डिनेशन का दिया था मैंने वहाँ पे, तो वो तो अलग लेवल का था. एंड Amazon में भी उसका भी टेस्ट दिया था, बट वॉज नॉट एबल टू शॉर्टलिस्ट. वही पहला टेस्ट नहीं क्लियर हुआ था. एंड मतलब ये मेन कंपनीज थी. एंड सर्विस नाउ का भी दिया था, बट वो प्रोसेस बीच में ही है अभी. तो इसके बाद से मेरे को लगा कि ऑन कैंपस इतना कुछ नहीं मिल पाएगा मेरे को, तो मैं ऑफ कैंपस गया. तो मतलब आई स्टार्टेड इन लास्ट ईयर अगस्त. तो वहाँ पे पहले रिज्यूमे बनाया अपना, एंड उसके बाद से अप्लाई करना शुरू किया. तो पहली कंपनी मेरी थी वो एक्वालाइट थी, उसके अंदर मैंने इंटर्न करा था. बट 15 डेज के अंदर छोड़ दिया था क्योंकि कोडिंग ब्लॉक्स से फुल टाइम ऑफर मिल चुका था. तो फिर कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन किया था मैंने जनवरी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर. एंड देन उसके बाद उसके साथ साथ मैंने और भी इंटरव्यूज दिए थे जनवरी से पहले ही. एक जेटवर्क करके कंपनी है, वो सारे स्टार्टअप्स थे बेसिकली. तो अब बीच का पार्ट तो डेवलपमेंट में मैंने फोकस किया था, अब इसको तो स्किप करते हैं. तो उसके बाद से जब मैंने फिर से अप्लाई किया था जब अमेज़न में, तो मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं किया था वहाँ पे. तो बस एक मेरे को सर्वे लिंक आया था अपनी कॉलेज वाली ईमेल आईडी पे, वो भरा था. एंड उसके थ्रू मेरे को अमेज़न का टेस्ट लिंक आया था. तो वो ऑफ कैंपस इनका इवेंट चल रहा था, तो वहाँ से आया था. एंड कमिंग टू कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करना है, तो रेफरल स्किल तो मैंने भी बहुत बार किया है. तो ऐसा होता है कि मतलब 5-6 लोगों को मैसेज करो. एक बार ऐसा होता है जी कि अच्छा सा मैसेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस तुम बोल रहे हो मेरे को रेफर कर दो, ऐसे बहुत रूड लगता है एंड इट्स नॉट प्रोफेशनल. तो यू शुड टेल कि कौन सी जॉब आईडी पे करना है, अपनी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, एंड अपना कुछ स्पेसिफिक स्किल जो आप हाईलाइट करना चाहते हो. एंड इट वुड बी ग्रेट if it will be a problem solving skills such as 5-star at CodeChef, candidate at Code Courses. So मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक रेफरल दिलाने में. Yes. So apart from this, जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करी और हमने बिहेवियरल वाली चीज़ों की बात करी, how important do you think there are certain other subjects as well? जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, DBMS की बात करते हैं, नेटवर्किंग होता है. How important do you think these subjects are if someone is preparing for placements? These subjects are actually very important. Okay. So I was expecting these subjects in Amazon interview as well, so I prepared them well. Okay. तो मतलब ये करने ही पड़ेंगे, इसको स्किप नहीं करना. एंड OS इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आप करो तो. एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बस ऊपर से करना होता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता. डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर अप्लाइंग. जैसे मैंने Zscaler का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें इन डेप्थ पूछा था कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो अब कमिंग टू DBMS, तो ये बहुत कंपनीज पूछती हैं, जैसे Persistent सिस्टम पूछती है. तो ये DBMS के डेप्थ में जाते हैं कि मतलब रिडंडेंसी क्या है, नॉर्मल फॉर्म्स एटसेट्रा. एंड
ऊप्स कॉन्सेप्ट तो जनरली पूछे जाते हैं अगर आप जावा साइड हो या फिर कुछ, मतलब ऊप्स कॉन्सेप्ट पे फोकस दिया जाता है, तो ये सारे ही फंडामेंटल्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, तो अब एक ही जो चीज मेरे माइंड में इसके बाद आ रही है, दैट इज कि आपने जब अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी सेकेंड ईयर में, तो हाउ डिड यू ट्राई टू बी कंसिस्टेंट? बिकॉज ये बहुत कॉमन सी चीज होती है, पढ़ने के बाद चीजें आ गई, समझ आ गई, बट फिर कॉलेज लाइफ में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, बाकी चीजों में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, या फिर अगर कोई एक अच्छी गेम आ गई हाथ में तो उसमें ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। हाँ, तो फिर हाउ डिड यू इंश्योर कि आप कंसिस्टेंटली चीजों को करते रहें? और मतलब फ्रेंड सर्कल जैसे थे कि भाई वो लोग आपको मोटिवेट करते थे, या फिर फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ऐसा नहीं था जो मोटिवेशन करता था, तो उस चीज को किस तरह से इंश्योर किया था? ओके, सो मतलब हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बट मतलब तब सरकमस्टांस, मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि स्टार्टिंग तो कर ली, मतलब दिया 5-6 महीने, फिर उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, अब इसके आगे क्या, मतलब गिग्स फॉर गिग्स पे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कॉलेज में रैंक 1 हो गए, कॉन्टेस्ट जीत लिए, कैश प्राइजेस आ गए, अब इसके बाद क्या करें? तो मतलब अब उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत अच्छा मेंटोर चाहिए होता है कि जो आपको गाइड करे, एंड या अगर आप खुद बहुत कंसिस्टेंट हो एंड बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड हो, तब बात अलग है, जो मैं नहीं था। तो फिर उसके बाद से मतलब मेरा ब्रेक था, मतलब मैंने ब्रेक लिया था बीच में कि 2-3 महीने कोडिंग नहीं किए मैंने, तो उसके बाद मैंने फिर से एक कोर्स लिया था ऑनलाइन, जस्ट टू गिव माई सेल्फ अ स्टार्ट, एंड उसके थोड़े ही टाइम बाद मेरे को पता लगा कि ISA का एक बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दैट, तो वो ज्वाइन किया था। पहला टेस्ट दिया था, नहीं क्लियर हुआ था वो, तो दूसरा जब ऑफलाइन वाला आया तो वो दिया था, वो क्लियर हुआ था। तो मतलब उसके बाद से ऐसा था कि जब पता लगा कि हो गया तो काफ़ी खुश थे। तब मैं फ्लैट में रहता था, तो काफ़ी सारे दोस्त भी थे, मतलब 5 दोस्त रहते थे हम, और एक दोस्त जो मेरे साथ ही मेरे रूम में था, तो उसका वो इसी से था, एंड उसने भी मेरे साथ डेटा स्ट्रक्चर शुरू करी थी, एंड वो कोडिंग ब्लॉग्स का ही साथ में देखते थे हम, तो वो भी Amazon में SD1 है। तो अच्छा, तो मतलब उसका हो गया, वो साथ में पढ़ता था, बट जस्ट व्हेन कॉलेज में वो कंपनी you got stuck there somehow. हाँ, यस, उसके कॉलेज में भी Amazon आई थी, उसी टाइम आई थी जिस टाइम मेरे कॉलेज में आई थी। वो दूसरे कॉलेज से है। अच्छा। तो मतलब उसको भी, उसने भी DSA स्टार्ट करी थी, उसने लैपटॉप नहीं था, उसका लैपटॉप दिलवाया कि कोई लैपटॉप ले ले। उसके बाद से मतलब he was very consistent, वो दिन रात लगा रहता था, वो इसको बहुत सही बात थी, तो इस वजह से ही वो क्रैक कर पाया। और आई थिंक मतलब जब आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो और चीज़ें कर रहे हो, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेलियर्स बहुत ज़्यादा आते ही हैं, और वो लक होता है कि आप फर्स्ट टाइम में क्लियर कर गए तो कर गए, नहीं हुआ तो देन यू विल हैव टू गिव इट अ स्ट्रगल, थोड़ा स्ट्रगल रहता ही है। हाँ, तो मैंने अपने टाइम में बहुत इनफाइनाइट फेलियर्स देखे हैं। मतलब अब जैसे अगर मैं इंटर्न के लिए बताऊं, जब मैं इंटर्न के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो ब्राउज़र का इंटरव्यू दिया था मैंने, इवन HR राउंड भी क्लियर हो गया था, स्टिल आई वाज नॉट ऑफर्ड। कुछ कंपनी, मतलब कंपनी साइड कुछ वैकेंसीज कम थी, तो इस वजह से दे वर नॉट एबल टू ऑफर मी। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई अप्लाइड एट सेवरल कंपनीज, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, सो रिजेक्शंस जनरली आते ही हैं। पहले तो एप्लीकेशन से ही रिजेक्ट हो जाते हैं कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, जब टेस्ट आता भी है तो कभी कभी इतना मुश्किल आ जाता है या फिर कोई एरर आ जाता है जो हो नहीं पाता है, और इवन उसके बाद भी इंटरव्यूज में भी काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, चांसेस हाई होते हैं। डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू, डिपेंड्स ऑन लक। कोइंसिडेंस की बात होती है कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा जो तुम्हें आता है देन यू आर गुड, एंड नहीं पूछा, तुमने थोड़ा सोचा एंड स्टिल इट डिडंट स्ट्राइक, तो नहीं हो पाता फिर। तो बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं कैसे बताऊँ। तो आई थिंक फेलियर इज वन ऑफ द पार्ट वेयर यू ग्रो, वेयर यू लर्न थिंग्स, एंड देन ही आपको समझ आता है कि हाँ दैट इन चीज़ों पे मैं लैक कर रहा हूँ एंड आई नीड टू वर्क। वो जब तक उस जर्नी पे जाओगे नहीं, तो आई डोंट थिंक तब तक पता चलता है एग्जैक्टली कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कमिंग टू कंसिस्टेंसी। मैंने Amazon का ये जो टेस्ट है 4th टाइम था मेरा। ओके। तो स्टार्टिंग में वही पहला राउंड क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब you applied there for 4 times, and चौथी बार में you finally got selected over there. So काफी पेशेंस रख रखा था तुमने, because I think 6 months का period होता है when you can reapply again, so मतलब it took a long time. Yes. Okay. तो okay, तो last thing जो मेरे माइंड में आ रही है
if you would like to share anything, मतलब there might be some juniors जो आपको आपके कॉलेज से देख रहे होंगे, and there might be other people those who are preparing for Amazon. If there are certain things that you would like to share with them, अपनी तरफ से कुछ और अगर आप उनको कोई गाइडेंस देना चाहो तो प्लीज। या डेफिनेटली, मतलब मेरे साथ काफ़ी कांटेक्ट में है जो जूनियर्स हैं, तो मतलब जो मेरी एडवाइस रहती है जूनियर्स को कि यार तुम जितनी जल्दी तुम डीएसए स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो, इवन फर्स्ट ईयर से पहले तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, तब बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। तो मतलब फर्स्ट ईयर में अगर तुम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग, फर्स्ट ईयर में इतना प्रेशर भी नहीं रहता कॉलेज की तरफ से, लीनियंट से सब्जेक्ट्स होते हैं जो 12th में पहले ही पढ़ रखे होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग तब करना इज बहुत फायदेमंद है, बहुत फ़ायदा देता है। एंड उसके बाद अगर चाहो तो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, लाइक डेवलपमेंट साइड पे जाओ। जैसे मेरे दोस्त थे हमारे IISc के बैच में थे, जो पहले कोड फोर्सेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक अटेन करके देन डेवलपमेंट साइड गए थे एंड मतलब 4 डाला था उन्होंने डेवलपमेंट को में। तो आपको भी याद होगा, मैं नाम ऐसे नहीं ले रहा। I think one is Kaustubh and one is Mayuk। तो इन्होंने काफ़ी मतलब सही किया था, इन्होंने यही किया था स्टार्टिंग में डीएसए पे ज़्यादा फोकस किया देन ऑन डेवलपमेंट साइड। तो मतलब इसके बाद अगर मैं कहूँ तो प्रोजेक्ट से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, बाकी कंपनीज बहुत कुछ पूछती हैं प्रोजेक्ट से कि आपने क्या किया, ये सब कैसे हुआ, आप अगर चाहो तो इसको कैसे करोगे। तो प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। बट मेरे पास एक बोनस पॉइंट था कि कोडिंग ब्लॉक्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था एंड वर्कड ऑन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं। जैसे RabbitMQ बहुत कम को पता होता है, तो ये अच्छी चीज़ थी, काफ़ी प्लस पॉइंट था जो मेरे साथ हुआ था। तो हाँ, मतलब प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। एक इस पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का भी कि भाई हमारी प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स आ रही हैं, हमारे रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट्स है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं कहीं से उठाते हैं प्रोजेक्ट्स और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय प्रोजेक्ट? लेट्स से किसी की नहीं है रिज्यूमे प्रोजेक्ट ना, और उसकी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट सीजन आने वाला है आफ्टर 2 months, तो उस कंडीशन में एग्जैक्टली मतलब प्रोजेक्ट्स रहते हैं उतने बेनिफिशियल करने। कमिंग टू इंटर्नशिप्स, जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे से इंटर्नशिप्स के टाइम पे प्रोजेक्ट्स इतने नहीं पूछे गए थे। अगर पूछे भी थे तो मतलब उनमें फोकस डीएसए पे ही था, सब प्रोजेक्ट्स पे नहीं था ज़्यादा। जो स्टार्टअप्स ही जनरली पूछते हैं जो कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें थोड़ा सा अगर डेवलपमेंट साइड पे कर लेंगे, जैसे Node.js और जावास्क्रिप्ट सीखना काफ़ी आसान है, तो उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के एंड उसको होस्ट कर दिया तो ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है कि तुम्हें डीएसए भी आती है, डेवलपमेंट भी आती है, सो यू आर अ गुड कैंडिडेट। So I think we have covered almost everything. For someone who wants to clear Amazon, he would have a better understanding of what he needs to do now. And thank you so much Aditya for joining us today. Thank you भैया। COVID time में offline आ पाए हमारे लिए टाइम निकाल के, that's really great. अरे नहीं, आपसे मिलने का बस मन था। Okay, तो thank you guys, bye bye. Okay, bye bye.